मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा 10वीं में हम बात करेंगे आज भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करेंगे। इस बच्चों तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर इस भूगोल की कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक आकर्षक ढंग से। तो बच्चों इस पाठ 9 परिवहन एवं संचार, इस पर्यटन परिवहन एवं संचार भाग 2 की बात करेंगे। जिस बच्चों तो टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे। जिस बच्चों पार्ट 2 की बात करेंगे। जिस पार्ट 1 में जहां पर हमने ब्राज़ील और भारत के संदर्भ में इस पर्यटन की चर्चा हमने की थी, तो उसी क्रम में और आगे आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों जब हम बात करते हैं इस भूगोल की बात करते हैं कक्षा 10वीं की, तो हम भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं पूरे वर्ष भर। तो आज का पाठ 9 पर्यटन परिवहन एवं संचार, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे। यस बच्चों, जैसा कि हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं, कि जब हम भारत और ब्राज़ील का अध्ययन कर रहे हैं, राइट, तो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है, राइट, यानी भारत और ब्राज़ील की लोकेशन कहाँ पे है, हम आपको बार बार पॉइंट आउट कराते हैं, याद दिलाते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान रखिए, मानचित्र में अगर भारत की बात करें विश्व के, राइट, तो स्क्रीन पर यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है और विषुवत रेखा सुदूर दक्षिण से होकर गुजर रही है, शून्यांश अक्षांश रेखा। और बच्चों इस ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के उत्तर से बच्चों आप देखिए जो गुजरती है वह रेखा शून्यांश अक्षांश अर्थात इक्वेटर है, वो मध्य रेखा है। और दक्षिण में ब्राज़ील का ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं इस दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, वो है मकर रेखा। इस बच्चों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, जो कि ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्राज़ील को आप देख पा रहे हैं, ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और भारत जो कि इस एशिया महाद्वीप में है, राइट। भारत और ब्राज़ील दोनों ही डेवलपिंग अर्थात विकासशील देश हैं। तो बच्चों तमाम इन महत्वपूर्ण चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम बार बार आपको रिवाइज कराते हैं कि भारत के मानचित्र को आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रदेशों की बात, स्टेट्स की बात करें, राजधानी की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आड़ा खड़ा। इसी तरह से ब्राज़ील को भी आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील का जो राजनीतिक मानचित्र है, राइट। जैसे हम चाहे इस पारा की बात करें, अमापा की बात करें, ये साओ पोलो की बात करें, पराना की बात करें, इस अक्रे की बात करें, तो सियरा की बात करें, कहाँ पर है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैप भी मतलब मानचित्र भरने के लिए भी पूछा जाता है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने बार बार इसकी चर्चा की है। बच्चों कि भारत का अगर प्राकृतिक संरचना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कहाँ पर जमीन, मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, या समुद्र तटवर्ती मैदान है, या हम माउंटेन्स की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, लेक यानी झील की बात करते हैं, या डेजर्ट मरुस्थल की बात करते हैं, तो इसका आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। तमाम प्रश्नों के उत्तर तमाम प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप इसे आसानी से दे सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से भारत की अगर जो फिजियोग्राफिक रीजन है, यानी भारत का जो उसकी जो प्राकृतिक संरचना है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, या नदियों की अगर हम बात करें कि कौन नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, उसका बहाव किस ओर है, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखे रहेंगे, तमाम प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो हम बार बार आपको रिवाइज कराते रहते हैं इसके संदर्भ में। जैसे बच्चों अगर भारत की बात करें तो भारत में अगर आड़ा खाड़ा अगर हिमालय के 2400 किलोमीटर का, ये देखिए तलवार की आकार का जैसा फैला हुआ ये क्षेत्र,
अगर पर्वतीय दृष्टिकोण से। मैदानी क्षेत्र देख सकते हैं, उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात करें, विस्तृत मैदानी क्षेत्र, या जो पेंसुलर एरिया जो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वो आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर है, बड़ा मरुस्थल जो थार का मरुस्थल, इसके अलावा जो मैदानी जो तटवर्ती मैदानी समुद्र के तटवर्ती मैदानी क्षेत्र की बात करें, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करें या अंडमान निकोबार द्वीप की, तो इसका जो आड़ा खाड़ा आपको हमेशा अपने दिमाग में जरूर बनाए रखना चाहिए। चलिए बच्चों, हम इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। राइट, आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे इसी संदर्भ में भारत में परिवहन इंडिया ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। यस, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको 9.10 और 9.11, यस, तो 9.10 ये है और 9.11 ये है, तो मानचित्र आपके सामने दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है, परिवहन के कौन से साधन मानचित्रों में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, अगर परिवहन के साधनों की बात पूछा जा रहा है तो इसको आप कहाँ से देख पाएंगे, इसको इंडेक्स से आप देख पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे हम राष्ट्रीय महामार्ग की बात करें, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ बंदरगाह दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये जलमार्ग की भी बात कही जा रही है। राइट, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये चाहे हम जलमार्ग की बात करें, सड़क मार्ग की बात करें, रेलवे मार्ग की बात करें या हवाई मार्ग की बात करें। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रमुख स्थानक दिए हुए हैं या प्रमुख हवाई अड्डे दिए हुए हैं। राइट, तो दोनों ही मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चाहे हम सड़क परिवहन की बात करें, रेलवे की बात करें, हवाई मार्ग की बात करें या जल मार्ग की बात करें। राइट, तो इस दृष्टिकोण से बच्चों आपको उत्तर लिखना है, किस भाग में सड़क मार्गों का घनत्व अधिक है। राइट, तो अगर सड़क की बात करें, राइट, तो यहाँ पर आपको अगर देखना है तो ये रेल मार्ग और हवाई अड्डे को आपको देखना है। सड़क मार्ग को आपको देखना है तो ये राष्ट्रीय महामार्ग एवं प्रमुख बंदरगाह है, तो महामार्ग यानी सड़क की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मानचित्र में आपको देखिए सड़कों के जाल की बात करें। प्रश्न पूछा है कि सड़क मार्गों का घनत्व किस भाग में अधिक है। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि सड़क मार्गों की अगर बात करें, सड़क मार्गों का जो घनत्व है, राइट, तो आप देखिए मैदानी अगर क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में आपको सड़कों का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, मैदानी क्षेत्र में सड़कों का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है, और यही कारण है कि सड़कें बनाना। और इसके साथ साथ अगर रेलवे की बात करें, ये किस भाग में रेल सघन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैदानी क्षेत्र है, अब देखिए यहाँ पर रेलवे जो है ये आपको सघन दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि मैदानी क्षेत्रों में किस तरह से जो रेल मार्ग है बिछाना आसान होता है। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, 5 महत्वपूर्ण बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों के नाम बताइए। राइट, अगर बंदरगाहों की बात करें तो राइट 9.110 से आपको लेना है। इस बंदरगाहों की अगर बात करें, तो इस तरह से मुंबई की बात करें, कोचीन की बात करें, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद चेन्नई की बात करें, राइट, विशाखापट्टनम की बात करें तो यहाँ विशाखापट्टनम आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता की बात करें, राइट, तो इस दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे चलते एक प्रश्न और देखते हैं, भारत के किस भाग में परिवहन मार्गों का घनत्व कम है। तो परिवहन मार्गों की अगर बात करें तो घनत्व आपको कम कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, कहाँ देखेंगे आप, तो आप देखिए आपको पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, यानी अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट में अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, चाहे बच्चों यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ भी अगर आप देखेंगे उत्तरी के इस क्षेत्रों में आप देखेंगे, या इस क्षेत्रों में आप देखेंगे, इन क्षेत्रों में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्रों की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो उत्तर के इस क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है पूर्वोत्तर के क्षेत्र में तथा हिमालय पर्वतीय जो ये क्षेत्र है, तो राइट, ये काफ़ी कटे फटे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है परिवहन मार्ग तैयार करना निश्चित रूप से काफ़ी मुश्किल होता है, और यही कारण है कि यहाँ पर घनत्व कम है। परिवहन मार्गों का घनत्व यहाँ पे कम है। तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर बच्चों आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। राइट,
तो जरा ध्यान से देखिए, भारत में ब्राज़ील की तुलना में रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग तंत्र अधिक सघन है, राइट। इसकी भी चर्चा हम थोड़ी पहले कर चुके हैं कि भारत में किस तरह से ब्राज़ील की तुलना में सड़क मार्ग की बात करें या रेल मार्ग, ये जो तंत्र है वो अधिक सघन है। सड़क मार्गों से हर वर्ष करीब 85% 85% यात्री परिवहन एवं 70% माल परिवहन होता है। ये 85% परिवहन ये सड़क मार्गों के से और 70% माल अगर देखा जाए, राइट। तो इस तरह से परिवहन की बात ध्यान रखना है। रेल मार्गों के विकास के कारण यात्री एवं माल परिवहन सुलभ हो गया है, राइट। तो रेल मार्गों के विकास के कारण यात्री एवं माल परिवहन सुलभ हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि हेतु रेल मार्गों का योगदान महत्वपूर्ण है, राइट। तो बच्चों आप देखते हैं रेल मार्ग की बात करें, ये चाहे हम पैसेंजर्स की बात करें, यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाने की बात करें, यस, या माल ढुलाई की बात करें, यानी यस रेलवे के द्वारा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रेल मार्गों के विकास के कारण यात्री एवं माल परिवहन सुलभ हो गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि हेतु रेल मार्गों का योगदान महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना है। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों, तो भारत में रेल मार्ग सदैव यात्री परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। इस रेल मार्ग की बात करें, ये पैसेंजर यानी यात्रियों को ले आने और ले जाने के लिए, यस, तो भारत में रेल मार्ग सदैव यात्री परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। भारत के मध्य भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों में और राजस्थान में रेल मार्गों का जाल विरल है, राइट। तो जैसा कि हमने रेल मार्गों के संदर्भ में देखा, अगर ये देख सकते हैं कि भारत के जो मध्य भाग की बात करें, राइट, तो इन क्षेत्रों की अगर बात करें जहाँ पर जो पेंसुलर एरियाज की जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हैं, जहाँ पर रेलवे को बिछाना काफ़ी सघन या काफ़ी मुश्किल काम होता है, राइट। तो बच्चों ये पेंसुलर एरियाज की बात करें या पूर्वी राज्यों की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, इन क्षेत्रों की बात करें, या बच्चों अगर हम बात करें इस राजस्थान की बात करें, ये जो राजस्थान का ये क्षेत्र है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो रेल मार्गों का जाल है वो काफ़ी विरल है, किस यानी यहाँ पर रेल मार्ग तुलनात्मक रूप में कम बिछाए गए हैं, विरल है। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में रेल मार्गों का जाल अधिक है। ये अगर रेल मार्गों का जाल आप देखेंगे तो ये उत्तर भारतीय मैदानी जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप बड़े पैमाने पर देख सकते हैं रेल मार्गों का जाल आपको दिखाई दे रहा है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण ये रेलवे लाइनें बिछाना आसान होता है बच्चों, और सस्ता भी पड़ता है तुलनात्मक रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। जिस देश का विस्तार अधिक होता है उस देश में दूर के अंतर पार करने हेतु तो रेल मार्गों का अधिक महत्व होता है, राइट। तो यस, जिस देश का विस्तार अधिक होता है उस देश में दूर के अंतर पार करने के लिए रेल मार्गों का महत्व अधिक होता है, यस, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, जब बात करते हैं जल मार्ग, तो जल मार्ग परिवहन का सस्ता साधन है, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब जल मार्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। इस बच्चों, चूंकि आप कारण जान सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें अगर बिछाने की बात करें, सड़कें बनाने की बात करें, तो इस जल मार्ग में इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मेंटेनेंस की बात करें, रख रखाव के खर्च की बात करें, तो वो भी उसमें खर्च नहीं आता। तो इस दृष्टिकोण से, अगर परिवहन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। देश के कुल परिवहन मार्गों का आंतरिक जल मार्गों का हिस्सा केवल 1% है, राइट। ध्यान रखिए, अगर हम कुल परिवहन मार्गों में आंतरिक जल मार्गों की अगर बात करें तो उसका हिस्सा बहुत ही कम, केवल 1% है। जब आंतरिक की बात करते हैं बच्चों, तो आंतरिक का मतलब देश के अंदर, अंदर का मतलब ये, चाहे हम नदियों की बात करते हैं, ये तो खास करके नदियों के संदर्भ में ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर आंतरिक जल मार्गों की अगर बात करते हैं, उसमें परिवहन की बात करते हैं, तो उसका हिस्सा केवल 1%। इसमें नदियों की बात कर लेते हैं, नहरों की बात करते हैं, खाड़ियों की बात करते हैं और जलाशय मुख्यतः, जिसमें यस बच्चों नदियाँ, नहरें, खाड़ियाँ और जलाशय इसमें समावेश होता है। जब हम बात करते हैं आंतरिक जल मार्गों की बात करें तो देख सकते हैं इसमें वो प्रतिशत काफ़ी
कम है। यानी कुल परिवहन की अगर बात करें तो कुल परिवहन मार्गों में आंतरिक जलमार्गों का हिस्सा केवल 1% है, जो कि आप बच्चों सोच सकते हैं कि ये काफ़ी कम है। तो चलिए इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 95 यानी 95% व्यापार सागरीय मार्ग से होता है, राइट। तो चलिए बच्चों, अगर हम जब बात करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 95% यानी 95% व्यापार सागरीय मार्ग, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगर सागरीय मार्ग की बात करें, यस, तो ध्यान रखिए बच्चों, यानी माल को, जो गुड्स हैं यानी सामान को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए जो व्यापार होता है बच्चों, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और यस बच्चों, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 95% यानी 95% व्यापार सागरीय मार्ग से होता है, राइट। तो बच्चों ये ध्यान रखें, जब हम सागरीय मार्ग की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो बंदरगाह हैं उनका महत्व कितना अधिक होता है उससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यस, तो जो कि बंदरगाहों के माध्यम से ही ये, जब हम बात करते हैं ढुलाई की बात करते हैं, जो पानी की जहाज हैं इस चाहे सामान लेकर के आती हैं, इस बंदरगाह पर उसे उतारा जाता है, फिर उसे लोड किया जाता है, फिर जिस देश को निर्यात करना हो या जिस देश से जो है मंगाना हो, तो जब हम किसी दूसरे देश को भेजते हैं सामान तो उसे एक्सपोर्ट या निर्यात कहते हैं, और जब हम किसी दूसरे देश से अपने यहाँ मंगाते हैं, अपने देश में मंगाते हैं, तो उसे इंपोर्ट या आयात कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों जब हम आयात निर्यात की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, तो उसमें जो 95 यानी 95% हिस्सा जो है इस व्यापार सागरीय मार्ग से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त देश की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के दरमियान भी परिवहन हेतु जलमार्ग का उपयोग होता है। ये अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त की बात करें तो देश की जो मुख्य भूमि एवं द्वीप है, जो आसपास के द्वीप है, जैसे बच्चों भारत की अगर बात करें तो भारत में जैसे इस जो लक्षद्वीप की बात करें, भारत की जो मुख्य भूमि से लक्षद्वीप की बात करें, या मुख्य भूमि भारत की वहाँ से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाना है, तब भी बच्चों जल मार्गों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, आइए आगे बढ़ लेते हैं। ब्राजील की तुलना में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन अधिक विकसित है, राइट। ध्यान रखिए, अगर वायु परिवहन की बात कर रहे हैं बच्चों, यस, तो वायु परिवहन में ब्राजील की तुलना में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन अधिक विकसित है, ये भी पूछा जाता है, राइट। तो चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर जिस भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जिस विमानतल को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विमान खड़े हुए हैं, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और ब्राजील की तुलना में भारत में अगर अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की बात करें तो अधिक विकसित है। विदेशी तथा आंतरिक हवाई मार्गों का उपयोग भी बढ़ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, ब्राजील की तुलना में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन अधिक विकसित है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम मानचित्र की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा, देखिए यहाँ पर 0 अंश, ये देखिए प्राइम मेरिडियन लाइन, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, यानी 0 अंश देशांतर, ये बिल्कुल वर्टिकल जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। आप देखिए यस गल्फ ऑफ गिनीज, ये देखिए यहाँ प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर इस मानचित्र को बताने का उद्देश्य है, जरा आप ध्यान से देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन से ईस्ट की ओर अर्थात पूर्व की ओर आप देखिए जो भी समय है तो यहाँ प्लस में होता है, किस में होता है, प्लस में होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए +3 +2, राइट, +2 या +2, और आगे इधर बढ़िए देखिए +6 लिखा है। +6 का मतलब क्या, यानी 6 घंटे आगे, कहाँ से, ये लाइन से, ये जो वर्टिकल लाइन है प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा है, यहाँ से 6 घंटे का समय आगे। अब जरा बच्चों और अच्छे से समझिए, भारत की ओर आ जाइए।
अब भारत को देखिए, यहाँ पर लिखा है 5.5। अभी 5.5 क्या, 5.5 घंटे कहाँ से, यहाँ से, अर्थात प्राइम मेरिडियन लाइन से, प्रधान मध्याह्न रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। आगे का मतलब क्या है बच्चों, आगे का मतलब ये है कि भारत चूंकि ईस्ट में है, भारत कहाँ है, ईस्ट में, पूर्व में है, तो भारत जो है प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन से जब ईस्ट में है तो भारत में सूर्योदय पहले होगा, राइट। तो भारत में सूर्योदय पहले होगा और यहाँ अगर बात करें प्राइम मेरिडियन लाइन पर बाद में होगा, इसीलिए बच्चों भारत में 5.5 घंटे पहले समय है, राइट। इसीलिए लिखा है 5.5 घंटे पहले। अब आइए बच्चों जरा ब्राज़ील को समझिए, ब्राज़ील की ओर आइए, राइट। तो यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा ये 3.5 आप देख पा रहे हैं, 4.5 आप देख पा रहे हैं, ये सॉरी -3 और -4 आपको दिखाई दे रहा है, यानी 3 और 4। अब ये ऋण का मतलब क्या है, यहाँ जितना भी आप देखेंगे, चाहे इधर देखिए 6 आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। क्यों बच्चों, इसलिए चूंकि ये प्राइम मेरिडियन लाइन से प्रधान मध्याह्न रेखा से पश्चिम की ओर हैं। तो जो पश्चिम के देश हैं जिस बच्चों वो पीछे हैं, यस, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइम मेरिडियन लाइन प्रधान मध्याह्न रेखा पर, इस बच्चों जो भी समय होगा यस वो समय के अनुसार, अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में समय पीछे होगा और इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। बच्चों इस मानचित्र को बताने का उद्देश्य है इसी पाठ में, जिस बच्चों अगले भाग में हम जरा इसको विस्तार से समझने वाले हैं। हम इसीलिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी आधार पर आप प्राइम मेरिडियन लाइन जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, यस, वो अगर शून्य अंश की हम बात कर रहे हैं, राइट, तो बच्चों हम आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय की बात करने वाले हैं। तो ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है, इसलिए इसके को अच्छी तरह से दिमाग में जरूर रखिए, राइट। तो पूर्व पश्चिम को आप ध्यान रखिए, प्लस और माइनस को ध्यान रखिए, यस। तो ये आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप जो है तमाम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और बच्चों ध्यान रखिए, यस, अगर ये आपको पूरी तरह से मतलब आश्वस्त है तो आप अगर विमान की बात करें, हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं बच्चों, यस, वो भी आप आसानी से बता सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, यस, इंटरनेशनल डेट लाइन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, इस बच्चों अगर हम बात करें इसके पहले आपने अध्ययन किया हुआ है, तो उसकी मदद जो है से आप तमाम चीज़ों को आपने सीखा है, समझा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। तो चलिए बच्चों, पार्ट 2 में आज हम यही तक। अगले पार्ट में हम इसके बार जब आगे तीसरे पार्ट में आएंगे तो हम जो मानक समय है भारत और ब्राज़ील का, इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं पार्ट 3 में। तो चलिए हम दूसरे पार्ट का जो है यहाँ तक अभ्यास कर लेते हैं। चलिए हमने क्या सीखा, तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, सामने स्क्रीन पर आपके एक कथन है, आप बताना है कि आपको ये कथन सत्य है कि असत्य है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए। पहला कथन है, भारत में सड़क मार्गों से हर वर्ष करीब 85% यात्री परिवहन एवं 70% माल परिवहन होता है। तो क्या ये कथन सत्य है? यस, करीब 85% यात्री परिवहन एवं 70% माल परिवहन, ये सड़क मार्गों से बात कर रहे हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? भारत की बात कर रहे हैं, सड़क मार्गों से हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 85% यात्री परिवहन यानी पैसेंजर्स की हम बात कर रहे हैं, उनको कैरी किया जाता है, और 70% माल यानी गुड्स परिवहन की बात कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा हमने की थी, तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यस बच्चों, भारत में सड़क मार्गों से हर वर्ष करीब 85% यात्री परिवहन एवं 70% माल परिवहन होता है। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला कथन ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानिए, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 5% व्यापार सागरीय मार्ग से होता है। बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 5%, याद कीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5% व्यापार सागरीय मार्ग से होता है।
तो क्या आप इससे सहमत हैं? इस कथन से क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? इसकी भी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आपको याद आ गया होगा तमाम बच्चों को यस, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन असत्य है। तमाम बच्चों ने समझ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 5%। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो 5%, और वो भी सागरीय मार्ग से केवल 5%, हो ही नहीं सकता बच्चों। यस, तो 5% कैसे हो सकता है? ये कथन असत्य है। तो इसे सत्य करके लिखना है। तो आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने खूब की थी। यस, तो सत्य कथन इस तरह से लिख देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 95%, 95%, 95% व्यापार सागरीय मार्ग से होता है। राइट। तो जहां 5% लिखा हुआ था यह कथन असत्य था, इसको सत्य करके परीक्षा में लिखना है। तो इस तरह से आप उसे सत्य करके लिख देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 95% व्यापार सागरीय मार्ग से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। एक कथन और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगला कथन आपके सामने ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। यह है, भारत के मध्य भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों में और राजस्थान में रेल मार्गों का जाल विरल है। याद कीजिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है? भारत के मध्य भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, और राजस्थान में रेल मार्गों का जाल विरल है। विरल का मतलब बच्चों बहुत ही कम। विरल का मतलब बहुत ही कम। तो क्या ये कथन सत्य है? इसकी भी चर्चा हमने की थी। इस रेल मार्गों की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा यस कि क्या ये कथन सत्य है कि भारत के मध्य भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों में और राजस्थान में रेल मार्गों का जाल विरल है। तो क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। इस बच्चों, चलिए हमने आपके सामने स्क्रीन पर आपकी मदद के लिए रख दिया मानचित्र। यस, तो आप बता सकते हैं अभी। यस बच्चों, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि भारत के मध्य भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों में राजस्थान और जो रेल मार्गों का जाल है वो विरल है। तो चलिए बच्चों, ये स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं ये इस राष्ट्रीय महामार्ग एवं प्रमुख बंदरगाह है। लेकिन हमने बच्चों इसकी चर्चा की थी। हमने आपको लौह मार्ग व हवाई अड्डों का भी मानचित्र दिखाया था, आपको ध्यान होगा। राइट। तो ये आप ध्यान रखिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारत के मध्य भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों और राजस्थान में रेल मार्गों का जाल विरल है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कथन सत्य है। परीक्षा में अगर आएगा तो बच्चों इस तरह से आप इसका सही उत्तर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट में एक कथन और देख लेते हैं। यस, भारत में ब्राजील की तुलना में रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग तंत्र अधिक सघन है। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। भारत में ब्राजील की तुलना में रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग तंत्र अधिक सघन है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद आ गया होगा। यस, भारत में ब्राजील की तुलना में रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग तंत्र अधिक सघन है। यस, तो आपको उत्तर याद आ गया होगा। यस, तो चलिए मुझे लगता है कि आपने पहचान लिया कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो भारत में ब्राजील की तुलना में रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग तंत्र अधिक सघन है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो हमने आज भारत और ब्राजील में यस बच्चों परिवहन के दृष्टिकोण से देखा। और बच्चों यस प्रमुख लौह मार्ग की बात यस हमने देखा, और राष्ट्रीय महामार्ग एवं प्रमुख बंदरगाहों की बात की, प्रमुख लौह मार्ग यानी रेलवेज और हवाई अड्डों की बात की। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट 2 में यहाँ तक समझ लिया है। पार्ट 3 में इस पार्ट के तीसरे भाग में बच्चों हम लोग और आगे अध्ययन करेंगे। राइट। तो हम समझ पाएंगे बच्चों, हम मानक समय की बात करेंगे, भारत और ब्राजील के संदर्भ में बात करेंगे, तथा संचार की बात करेंगे। ब्राजील में संचार और भारत में संचार की बात करने वाले हैं अगले पार्ट में। तो चलिए बच्चों, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।